आपने आगरा में देखा कि कार्यकर्ताओं ने अपने जान की भी परवाह नहीं की, वो होर्डिंग के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर चढ़ के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखने का काम करते हैं। तो ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के चाहने वाले लोग हैं, ठीक है, जिन्हें ना पैसा देने की ज़रूरत है ना खाना देने की ज़रूरत है। वो अपना खाना स्वयं खा के आते हैं, वो अपना पैसा टिकट अपने जेब से अपने मेहनत मजदूरी से कमा कर वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। जब हमारे पर जात के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है क्या किसी नेता का मुंह खुलता है? नहीं खुलता है। आप उदाहरण आप देख लीजिए हाथरस का, रोहित वेमुला, ठीक है, कहीं भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो रोड से लेके संसद तक अगर कोई नेता दिखाई पड़ता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिखाई पड़ते हैं। ये आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हो, कोर्ट ही क्यों, कॉलेज हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, लेकिन वहाँ पर आप जब देखेंगे जो वरिष्ठ पदों पर कौन लोग बैठे हैं, 85% के ऊपर 85% के लिए जो यूजीसी बिल आया है वो ईमानदारी से पूर्णतः लागू देश में होता। अगर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका सीधा कारण कॉलेजियम सिस्टम है। जब तक हमारे लोग जज नहीं बनेंगे और विश्वविद्यालय में हमारे लोग नहीं बैठेंगे और जो महाविद्यालय में जब तक हमारे वरिष्ठ पदों पर हमारे लोग नहीं बैठेंगे तब तक हमें इसी तरीके से सड़कों पर भटकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि सत्ता वो चाबी है जिसके इशारे पर आज सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना फैसले ले रहा है, कोर्ट भी फैसले ले रहा है। तो उसके लिए हमें सत्ता को जो है ना चेंज करना पड़ेगा और जो हमारी हक अधिकार की आवाज़ उठा रहा है वो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ उठाते हैं। हमें उनके कंधों को मजबूत करना पड़ेगा, हमें उनके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं कन्नौज के छिबरा मऊ के कपूरपुर मैदान में। आपको बता दें साथियों कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो रैली कसावा गांव में होने वाली थी, अब वो रैली जो है कसावा गांव में ना होकर कपूरपुर मैदान में हो रही है। कल 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी मैदान पर दहाड़ेंगे। उम्मीद तो साथियों यही लगाई जा रही है कि जो रैली आगरा में हुई थी उस रैली के मुकाबले इस रैली में दुगुनी भीड़ हो सकती है। बता दें साथियों कि जो मैदान की क्षमता है, थोड़ा सा भाई दिखा दीजिए, मैदान की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि 10 लाख लोग इस मैदान पर हो सकते हैं। अगर बात करें भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली की भीड़ की, तो आगरा में आपने देखा साथियों, जो लोग ये कहते थे कि 5 लाख बहुत मुश्किल से अगर भीड़ हो जाए तो वो काफ़ी है, लेकिन ऐतिहासिक भीड़ रही। 20 लाख लोग वहाँ पर मौजूद रहे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा। उम्मीद यही जताई जा रही है साथियों कि जो आगरा में रैली हुई थी उस रैली की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और जो ये आप सड़क देख रहे हैं, जो मेन मार्ग दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से कल जाम होने की संभावना है। मैं कल आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले का यदि मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, आज से ही तैयारियां कितनी जोरों पर है अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, साउंड वाले भैया हैं, ये देख सकते हैं भाई, सब जितने लोग हैं, टेंट वाले भैया और साथ ही साथ जितने भी भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर पदाधिकारी जो है पीछे बैठे हुए हैं और कुछ जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन सभी से हम बात करना चाहेंगे, आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इधर हम दिखाते हैं। जी भाई, नमो बुधाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू खरे है और मैं भीम आर्मी का मंडल संगठन सचिव हूँ। आज जो है इतनी ज़्यादा अभी से भीड़ जो शुरू हो रही है और देखा जाए तो ये जो सभी कार्यकर्ताओं की भीड़ है, आपको क्या लगता है कि जो आगरा का मैदान था, जिस तरह से लोगों ने उम्मीद जताई थी कि आगरा में 5 लाख भीड़ हो जाए वो काफ़ी है, लेकिन 20 लाख लोग वहाँ पर मौजूद रहे, गिनती नहीं थी कुल मिलाकर। भाई जब चले गए उसके बाद भी लोग आ रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वो जो ऐतिहासिक रैली हुई उस रैली के मुकाबले में यहाँ पर क्या माहौल बनने वाला है? देखिए, मैं आपको लगातार बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी, उसके बाद हरदोई में हुई। उसका रिकॉर्ड मुजफ्फरनगर हरदोई ने तोड़ा। हरदोई रिकॉर्ड किसने तोड़ा? आगरा ने तोड़ा। अब यहाँ पर रिकॉर्ड है, लगातार जो रैलियों के रिकॉर्ड हैं वो टूटते सीरियल से चले आ रहे हैं। यहाँ पर उम्मीद है जिस तरीके से भाई के चाहने वाले हैं, गली मोहल्ले में लगभग जो है ना 85% वर्ग, यहाँ तक 85% ही नहीं, जनरल कास्ट में भी भाई साहब के पसंद का चाहने वाले लोग हैं।
आगरा का रिकॉर्ड कन्नौज में टूटेगा। और यहाँ पर ये मैदान कल सुबह आप देखना, ये मैदान सुबह कल 8 बजे ही कचाकच भरा होगा। टाइम तो हम लोगों ने 8, 9 बजे 10 बजे का दिया है, लेकिन ये कल आप ये मैदान देखना 8 बजे ही कचाकच भरा होगा, जिसमें इतने लोग होंगे इस मैदान के बाहर भी निकल जाएंगे। ये बताइए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैलियों में खास तौर से विशेषता सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो मैदान जैसे मालूम पड़ता है कि खाली है और 2 घंटे में ही लाखों की भीड़, ये चमत्कार ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि 2 घंटे पहले जो मैदान खाली नजर आता है, 2 घंटे के बाद 10 लाख 20 लाख की भीड़ हो जाती है? इसका मतलब सीधा है कि लोग दूर दूर से भी आते हैं और हमारे लोगों के पास संसाधनों की भी कमी है। ठीक है, जो 4 व्हीलर से आता है वो हो सकता है कल 8 बजे ही आ जाए, लेकिन जिसके पास मोटरसाइकिल है तो उसकी स्पीड कम होगी, वो हो सकता है 10 बजे आ पाए। लेकिन हो सकता है कि जो साइकिल से है, कुछ लोग ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो साइकिल से भी दिखाई पड़ेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैदल भी आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज कोई टाटा बिरला तो है नहीं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। जैसे जो भी हो पाएगा समाज आएगा, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा कि लास्ट 12-1 बजे तक यहाँ पर मैदान खचाखच भरा होगा, और वो भीड़ जो है ना, आप ये देखना कि रोड के उस तरफ भी दिखाई आपको पड़ेगी। देखा जाए तो अन्य जो पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बस करते हैं, अपने पैसे लगा लगा कर वाहन भेजते हैं कि आप आइए, जितना भारी से भारी संख्या में। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी को वाहन भी नहीं भेजते हैं, किसी से ज़्यादातर मतलब दबाव भी नहीं डालते हैं, लेकिन अचानक में इतनी ज़्यादा भीड़ आना कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दीवानगी की संकेत करती है। देखो, कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना हीरो मानता है, ठीक है, और अपने हीरो को देखने के लिए ये भीड़ उभर पड़ती है, अपने पैसे खर्च करके आते हैं। यहाँ तक आपने आगरा में देखा कि कार्यकर्ताओं ने अपने जान की भी परवाह नहीं की, वो होर्डिंग के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर चढ़ के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखने का काम करते हैं। तो ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के चाहने वाले लोग हैं, ठीक है, जिन्हें ना पैसा देने की ज़रूरत है ना खाना देने की ज़रूरत है, वो अपना खाना स्वयं खा के आते हैं, वो अपना पैसा टिकट अपने जेब से अपने मेहनत मजदूरी से कमा कर वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। 2027 के चुनाव को लेकर यदि बात करें तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो है जड़ें हिल गई हैं, उनको लगने लगा है कि अब जो है कहीं ना कहीं हमारी सत्ता जो है डगमगाने लगी है, इसलिए लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, मानवर कांतीराम साहब ने सीधा कहा था कि पहला चुनाव जो होता है वो हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव जो होता है वो हराने के लिए होता है। तो हम पहला और दूसरा तो लड़ चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण रूप से अभी आज़ाद समाज पार्टी कभी आई नहीं है, पहली बार आज़ाद समाज पार्टी अपनी पूरी टीम उतारेगी, क्योंकि जहां तक की बात है उत्तर प्रदेश में तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लोकसभा नगीना से चुनाव लड़े थे, और एग्जाम्पल यदि बताएं तो 51% अकेले वोट पाए थे, और नगीना जो है इतिहास रहा है। तो आपको लगता है कि जो नगीना का समीकरण था, क्योंकि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर लोग कभी समाजवादी पार्टी को अपना मानते थे, लेकिन आज सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी को मानने लगे हैं, कितना सत्य है? उसका कारण सीधा है, देश में अत्याचार हो रहे हैं बहुजनों के ऊपर लगातार, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। कॉलेज में आप देख रहे हैं कि जो पायल मंडवी थी उसके साथ जीता जागता पुराना केस क्या है, रोहित वेमुला, लगातार केस हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या देखा है कि आज तक जिन्हें हम वोट करते चले आए, आज तक हम इन्हें सपोर्ट करते चले आए, लेकिन हमारे पर जब परेशानी आती है, जब हमारे पर जात के आधार पर उत्पीड़न किया जाता है, या क्या किसी नेता का मुंह खुलता है? नहीं खुलता है। आप उदाहरण आप देख लीजिए हाथरस का, रोहित वेमुला, ठीक है, कहीं भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो रोड से लेके संसद तक अगर कोई नेता दिखाई पड़ता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिखाई पड़ते हैं। अभी जीता जागता जो है ना रेगुलेशन अभी आया है, क्या नाम तुम्हारा? यूजीसी जो आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी, क्या यूजीसी पे किसी नेता का मुंह खुला? बिल्कुल, यूजीसी पर मुझे खास बात करनी है, क्योंकि जो यूजीसी का नियम मोदी सरकार सिर्फ एक कहने के तौर पर जो जातिवाद खत्म करने की जो बात की, अचानक में 12 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि यूजीसी का नया नियम जो है ये गलत है। कुल मिलाकर जहां पर न्याय को पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन सवर्णों के एक दिन में वो भी कुछ मुट्ठी भर सवर्ण जो है धरना प्रदर्शन करते हैं और घुटने पर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। बीजेपी वाले कोर्ट की अगर बात आ जाए
माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं जो है ना सम्मान करता हूँ, लेकिन एक सोचने वाली बात है पत्रकार महोदय कि आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हो, कोर्ट ही क्यों, कॉलेज हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, लेकिन वहाँ पर आप जब देखेंगे जो वरिष्ठ पदों पर कौन लोग बैठे हैं, सवर्ण समाज के ही लोग बैठे हैं वही ज्यादा। लोग बैठे हैं ना। जी, हाँ। हम ये पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं? जो जज है सुप्रीम कोर्ट के मेन जो सूर्यकांत जी है वो भी तो ब्राह्मण ही है। आप एक देखने वाली बात है कि आज हमारा जो समाज है, एक बात और सोचने वाली बात देश में अगर मंथन करा जाए कि आज हमारा समाज जो है पढ़ा लिखा है और संविधान को मानने वाला लोग है। हम इनके जैसे लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन क्या है कि हमारे लोग अगर वहाँ पर जज बैठे होते तो भारतीय जो संविधान है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उनके कानून का ईमानदारी से पालन होता। और जो 85% के ऊपर 85% के लिए जो यूजीसी बिल आया है वो ईमानदारी से पूर्णतः लागू देश में होता। अगर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसका सीधा कारण कॉलेजियम सिस्टम है। जब तक हमारे लोग जज नहीं बनेंगे और विश्वविद्यालय में हमारे लोग नहीं बैठेंगे और जो महाविद्यालय में जब तक हमारे वरिष्ठ पदों पर हमारे लोग नहीं बैठेंगे, तब तक हमें इसी तरीके से सड़कों पर भटकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि सत्ता वो चाबी है जिसके इशारे पर आज सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना फैसले ले रहा है, कोर्ट भी फैसले ले रहा है। तो उसके लिए हमें सत्ता को जो है ना चेंज करना पड़ेगा। और जो हमारी हक अधिकार की आवाज़ उठा रहा है वो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज़ उठाते हैं। हमें उनके कंधों को मजबूत करना पड़ेगा। हमें उनके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। आगरा के ऐतिहासिक रैली में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये कहा कि द्रोणाचार्य की वो तकलीफ है कि इस तरह से अगर जो यूजीसी बिल जो है लागू कर दिया जाएगा तो एकलव्य का वो अंगूठा नहीं काट पाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूजीसी नए नियम का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको डर है कि हम अगर जो जातिवाद करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब तो यहाँ से साफ है कि जातिवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। आप एक बात हमें ये बताइए, बाई मिस्टेक ऐसा कभी हुआ हो कि 307 या 308 या 325 में कोई बेगुनाह चला गया हो? एक सीधा मतलब है कि 308 307 आपके ऊपर जब लगेगी जब ऑन स्पॉट किसी की मृत्यु हो जाती है, तब जेल जाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हो कि 308 307 भी हटना चाहिए? जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जब आप उत्पीड़न नहीं कर रहे हो ओबीसी के ऊपर, आप एससी के ऊपर उत्पीड़न नहीं कर रहे हो, तो यूजीसी से किस बात का डर है? आप एससी एसटी का विरोध क्यों कर रहे हो? भाई SC ST एक्ट है ना, वो तो इसलिए है ना कि जब जाति उत्पीड़न आप करोगे, जातियाँ गालियाँ दोगे, तब आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा। अगर विश्वविद्यालयों के अंदर आप हमारे साथ जात पात करोगे, हमारे साथ भेदभाव करोगे, तब यूजीसी जो रेगुलेशन है वो तब आपके ऊपर लागू होगा, ना कि ऐसे कोई निर्दोष फंसेगा। और हाँ, यूजीसी जो बिल है, जो विरोध कर रहे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। उसमें सीधा दिया है कि जो यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये लागू किया है। अब भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं तो आपकी तो आस्था है ना बीजेपी में? ये ऐसा तो नहीं आज़ाद समाज पार्टी वालों ने, बसपा वालों ने यूजीसी लाया हो। ये तो बसपा वो जो है ना बीजेपी लेके आई है ना। तो आपको विश्वास करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी पर, आपको प्रधानमंत्री जी पर। अभी तक कोई फैसला गलत तो लिया नहीं है। तो अगर यूजीसी जो बिल आया है तो वो कहीं न कहीं सबड़ों के हित में ही होगा। या हो सकता है हमारे जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हो सकता है ओबीसी से या वो हो सकता है ये चाहते हो कि जो जाति भेदभाव है वो खत्म हो जाए। तो आप कम से कम एक बार लागू तो होने दीजिए। कहाँ लागू होने दीजिए? वो तो वहाँ तो मोदी जी को तेलिया जैसे शब्दों से इस्तेमाल किया जाने लगा, मोदी जी के पुतले फूके जाने लगे, तो मोदी को अब सत्ता से बाहर निकालने की अब बात हो रही है। आप इनकी मंशा तो देखिए, आप एक मंशा तो देखिए। आप एक प्रधानमंत्री को ये उसके जात से संबोधित कर रहे हैं, वो भी अपमानजनक जनक से, ठीक है, उसका पुतला फूंक रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम यूजीसी बिल पर अगर हम विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कटाक से आ जाता है और हमें रोकता है, हमें आंदोलन नहीं करने देता है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें अधिकार नहीं लेने देता है। लेकिन आपने देखा है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर जाकर खुलेआम पुतले भी ले जा रहे हैं, ठीक है, और उस पर जूतों की माला भी डाल रहे हैं, उस पर कालिक भी पोत रहे हैं खुलेआम। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र को ग्वालियर में जला दिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूकने लगे। 2-4 दिन के बाद ही अनिल मिश्रा एंड उसकी कंपनी को जमानत मिल जाती है। और भाई जो है ना, वहाँ पर हम जाकर हम आंदोलन करते हैं तो वहीं पुलिस प्रशासन सक्रिय हो जाता है। भाई उस समय पुलिस प्रशासन को क्या हो जाता है, जिस समय हम
जिस समय ये जो है ना गैर कानूनी काम करते हैं जो कि संविधान विरोधी है, जब ये वो काम करते हैं, हमारे बाबा साहब का अपमान करते हैं, ये संविधान का अपमान करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, ये संविधान के निर्माता BN राव को बताते हैं, तब उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ चला जाता है? उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला जाता है? उस समय आदेश क्यों नहीं देता है? BN राव तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन ये अफवाह जो है 70 साल तक के इतिहास में अभी तक BN राव का कोई नाम नहीं जानता था। नहीं, BN राव अचानक में कुछ मुट्ठी भर के लोग एजेंडा लेकर आते हैं कि BN राव संविधान में रहता है। ये खुद मतलब संविधान विरोधी है और जिस तरह से लगातार एक एजेंडा चला रहे, इसके बावजूद जो है संरक्षण इनको दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोग देखो, ये सारा खेल सत्ता का है। सत्ता में वही लोग बैठे हैं और आपको सोचना चाहिए कि बीजेपी, मोदी जी क्या है? मोदी जी तो सिर्फ एक फेस हैं। बिल्कुल, फेस तो अभी समझ में आ गया, जिस तरह से पुतले फूके गए। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैं पहले की कंडीशन नहीं कह रहा हूँ, ये अभी की कंडीशन से कह रहा हूँ। आप हमें ये बता दीजिए कि जैसे जो है ना इनके ऊपर कालिक पोता गया है, मोदी को जात सूचक गाली दी गई, क्या राजनाथ सिंह को गाली दी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं दी गई, नहीं दी गई। क्या उस तरीके से योगी जी को गाली दी गई? नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? आप सीधा सोच सकते हो कि इस देश में जाति व्यवस्था इतने अपने चरम सीमा पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी वजह से इस देश में UGC जो है ना वो ईमानदारी से लोग लागू होना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जंतर मंतर पर 11 फरवरी को आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा में संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। अगर भाई अगर आदेश करेंगे तो हम जो है ना अनिश्चितकालीन के लिए वहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे, हम जो है ना, और UGC को हम लोग लागू कराएंगे। इसके लिए हमें मंडल कमीशन की तरह चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़ने पड़े, हम UGC की भी लड़ाई लड़ेंगे। UGC को लेकर लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही लड़ रहे हैं। बाकी अन्य दल की बात करें, जैसे कांग्रेस, सपा और बसपा की भी यदि बात करें, बहन जी ने पहले तो समर्थन कर दिया था UGC नए बिल का, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया तो बहन जी भी बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। यहाँ तक कि UGC का जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के साथ कांग्रेस भी मिलकर विरोध करना शुरू कर दी। तो आपको लगता है कि इसमें जो है अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब वो अपना दाल गलाने के चक्कर में पड़ी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब यहाँ से पराजित करने का बढ़िया मौका? क्या करना चाहते हैं आप उन पार्टियों को जो खुद OBC और SC/ST समाज के लोगों का हितैषी अपने आप को मानती है, और अचानक में कैसे OBC और SC/ST समाज के लोगों को लात मारकर सवर्णों के साथ हो गई और भाई अकेले चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हैं? क्या वजह है? देखो, उसका सीधा कारण है, आपको सोचना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर जय भीम बोलने वाला अम्बेडकरवादी नहीं होता है। हमारा समाज बोला वाला है, उसने किसी के हाथ में बाबा साहब का चित्र अगर देख लिया तो वो उनको अम्बेडकरवादी समझने लगता है। अगर हाथ में संविधान देख लिया तो वो उनको अम्बेडकरवादी समझने लगते हैं। अगर हमारे बीच में कोई बैरपिया घुसाया, अगर उसने जय भीम कह दिया तो हम उनको अम्बेडकरवादी समझने लगते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को आगाह करना चाहते हैं कि आप जो है ना, आपको समझना पड़ेगा कि हर जय भीम वाला जो है ना, हर जय भीम बोलने वाला अम्बेडकरवादी नहीं है। आप ये सोचिए कि जिन्हें हमने 4 बार सत्ता में वोट देकर 4 बार सत्ता स्थापित करवाई, आज वो हमारे हक अधिकार की बात आती है तो वो किसके पक्ष में है? एक विशेष वर्ग के साथ खड़ी हैं और क्या कह रही हैं कि हमारा जो समाज है कि ऐसा कोई रूल, ऐसा कोई नियम मत बनाना जिससे हमारा समाज भयभीत हो जाए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भयभीत हो जाए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बहन जी तो ये भी कह रही है कि सवर्ण समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं इनको सताया जा रहा है। आपको कहाँ से लग रहा है कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है? देखने में तो अब तक इतिहास गवाह रहा है कि जातिवादी व्यवस्था जो है ब्राह्मणों की देन है, मनुस्मृति ब्राह्मणों की देन है। दलितों को किस तरह से शुरू से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय से पहले से, सदगुरु रविदास जी के समय से पहले जातिवादी मानसिकता के लोग शुरू से ही दलितों को सताए जा रहे हैं। लेकिन बहन जी का किस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने कहा कि जो है सनातन धर्म के लोगों को सताया जा रहा है या फिर ब्राह्मणों को सताया जा रहा है? देखो, जातवाद है ना इतनी चरम सीमा पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी जब गाँव में जैसे बोलते हैं ना भंडारा होता, धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो उसमें पत्रकार महोदय आपको बताना चाहूँगा
कि आज भी कहते हैं ना कि उनके कुत्ता बिल्ली जब खाना खा जाते हैं ना, तब दलितों को खाना के लिए बुलाया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जब सब्जी आधी रह जाती है ना, तो उसमें गर्म करके पानी डाला जाता है, तब दलितों को अपमान करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आज आप देख सकते हैं जब हमारी शादियां होती हैं, हमें घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मुझे रखने पर रमन वाल्मीकि को मुझे रखने पर मार दिया जाता है, हमें जमीन रखने पर मार दिया जाता है, हमें गाड़ी रखने पे मार दिया जाता है। इनके पेट में दर्द होने लगता है कि जब हम बुलेट से चलते हैं तो तब इनके पेट में दर्द होता है। तो मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर जाति व्यवस्था खत्म हो गई है तो सर ये सर क्या है, ये सर क्या है? अगर वास्तव में जब हम अपनी जाति की बात करते हैं तो आप ये हमसे कहते हैं उल्टा कि आरक्षण आप छोड़ दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जात पहले आया कि आरक्षण पहले आया? पहले जाता है, पहले जात आई ना, तब आरक्षण आया। मैं आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जातियाँ कहिए, आपकी डबल इंजन की सरकार है ना, आपकी डबल इंजन की सरकार है आपकी। ठीक है, आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप ऐसा कोई बिल पारित करवाइए, ऐसा कोई रेगुलेशन लाइए जिसमें जातियां ही समाप्त हो जाएं, आरक्षण का विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आरक्षण सत्ता खत्म हो जाएगा। आप जातियां पहले खत्म करिए जी। आपकी बहुत अच्छी पल रही और बहुत बहुत साधुवाद। आपने हर एक मुद्दों को बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण किया। और आप जो ना हमारी बहुजन मीडिया है, इसके लिए मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप हमारी आवाज़ हैं, आप हमारा चेहरा हैं। ठीक है, आप गरीब कार्यकर्ताओं की आवाज़ हैं। मैं इसके लिए आपकी दिल की गहराइयों से आपने जो अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर मैं तो गाजीपुर से चल कर आया हूँ, बनारस गाजीपुर से। मैं परिचित हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक कि मेरा प्रयास ये रहता है कि सत्य को दिखाया जाए। मैं शुरू से ही अपने चैनल के माध्यम से चीज़, ऐसा नहीं है कि समर्थन यदि मैं करता हूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म हो। मैं भी चाहता हूँ कि सभी लोग भाईचारा बना कर रहें। बिल्कुल। और जिस तरह से ओबीसी समाज के लोगों के साथ भी एक पर एक घटनाएं, चोटी रखने पर चोटी काट दी जानी, हाल ही समय में जिस तरह से लगातार चोटियाँ काटी जा रही हैं, बहुत दुखद है, खासतौर से ओबीसी को लेकर। और यहाँ से अब कहीं ना कहीं ओबीसी समाज भी समझ चुका है कि अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जो उनके हक अधिकार को बचा सकते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें जातियों से उठ कर सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमारे समाज का नेता अगर है वो हमारा उद्धार कर पाएगा। हमें उसके जो नियत है, उसके जो रूल हैं, आप देखिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है ना, इसमें सबकी हिस्सेदारी है, हर किसी की भागीदारी है। यहाँ पर कोई भी जिला अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मंडल अध्यक्ष बन सकता है, किसी भी जात के साथ भेदभाव नहीं है। हमारे साथ क्या है, जो तो भारतीय संविधान जैसे अधिकार देता है, जैसे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं तो यहाँ पर लागू भी है। हमारे आप कार्यकारिणी सदस्य में देख लीजिए, यादव भी हैं, कोरी भी है, वाल्मीकि भी है, कठेरिया भी है, दिवाकर भी है, तेली भी है, ठीक है, और कोरी भी है, जाटव भी है, ठीक है, नागर भी है, किहार भी है। आप थोड़ा घुमाएंगे तो वहाँ पर आप दिख जाएगा, होर्डिंगों में देख सकते हैं कि हमारे गैर समाज के भी लीडर हैं, जहाँ पर जब कभी भी उन नेताओं को महत्व नहीं दिया गया है, वहाँ सिर्फ सीमित रखा गया है कि आप दरी और कुर्सी उठाने का काम करेंगे। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्हें भी नेता बनाने का काम किया है कि आप जाइए और अपने समाज की हक अधिकार की लड़ाई को लड़िए, जैसे मैन बॉडी में दे रखा है। वरना अन्य पार्टियों में क्या है कि आप फलाने समाज के जिला अध्यक्ष हैं, आप ढिकाने समाज के जिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में हमारे लोग मैन बॉडी में भी बैठे हैं और हर वर्ग के लोग हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और बिल्कुल और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यादव समाज है, लगातार आज जो अगर मैं देख रहा हूँ कि मनवाद की अगर रीढ़ अगर कोई बना बैठा है तो वो ओबीसी वर्ग है। और हमारी बात को बुरा ना माने, अगर बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। यादव वर्ग उस मनवाद की रीढ़ है, खासकर यूपी के अंदर कहता हूँ, जहाँ तक मैंने इसकी यूजीसी का समर्थन भी उन लोगों ने कई हिस्सों में किया। यूजीसी का समर्थन तो कई अंधभक्तों ने किया है, जिसमें वाल्मीकि समाज ने भी किया है, उसमें हमारे जाटव वर्ग के भी हैं। तो हर समाज में 2-4 अंधभक्त मिल जाते, तो उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमें जो धोखा दिया हमारे अपने लोगों ने दिया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। तो इनकी गिनती उसमें कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ओबीसी वर्ग में अगर यादव समाज अगर जाग जाए
और मनवाद को करारा अगर प्रहार करना चाहते, जैसे अभी भी नाम लेना चाहूँगा, जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है, सिद्धार्थ यादव हैं, गाजीपुर से मेरे मित्र हैं, दामोदर सिंह यादव हैं, जय सिंह यादव हैं, ठीक है, मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरी व्यक्तिगत बातचीत भी होती रहती है। अगर ऐसे लोग यादव समाज में अगर 10% भी हो जाएं तो इस मनवाद की जो रीढ़ है वो टूट जाएगी। और फिर से जो मानवर कांतीराम साहब ने जो फार्मूला दिया था कि जो है ना 15 छोड़ 85 जोड़ का जो फार्मूला दिया था, ये फार्मूला स्थापित होगा और फिर से हम सत्ता में काबिज होंगे और बौद्धमयी देश होगा और सम्राट अशोक का देश फिर से ये बन जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर आपका परिचय? शिवम माथुर, कहाँ से सर? पूर्व त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। क्या कहना चाहते हैं ऐतिहासिक इस रैली को लेकर जो छिबरा मऊ के कपूरपुर मैदान में होने वाला? जिस दिन ये संगठन का गठन हुआ था उस दिन थाना था कि अब कन्नौज में भी एक दिन मीटिंग कराएंगे, एक रैली कराएंगे, तो आज वो खुशी पूरी होने वाली है। कल 4 तारीख को माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है कन्नौज की धरती पे आ रहे हैं, उनका स्वागत है तहे दिल से। एक क्रांति अलग देखने को मिल रही है, जिस तरह से सभी समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति जुड़ रहे हैं। और जैसे भाई साहब ने बताया कि मुजफ्फरनगर का जो रिकॉर्ड हरदोई ने तोड़ा, हरदोई का जो रिकॉर्ड है आगरा ने तोड़ा, और आगरा का रिकॉर्ड हो सकता है कि कन्नौज तोड़े। बिल्कुल तोड़ेगा। ये काफ़ी दिनों की यहाँ की जनता में, बाहर के भी लोगों ने काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि कन्नौज में मीटिंग हो तो ये रिकॉर्ड तोड़ेगी, कन्नौज की भी धरती ये रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो मतलब फिर से दोबारा एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल सकता है। हमारे ज़िले के पदाधिकारियों को काफ़ी बार, मैंने जब से आया हूँ काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि मुझे ग्राउंड कुछ छोटा लग रहा है, कि जिस तरीके की सोच रहा हूँ मैं कि हाँ इतनी भीड़ होगी, उस हिसाब से ग्राउंड मुझे छोटा लग रहा है कहीं ना कहीं। आगरा में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जैसे ग्राउंड बहुत मामूली पड़ गया था और लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सड़क पर जैसे भैया ने बताया कि होर्डिंग पर लोग चढ़ चढ़ कर देख रहे थे। जी जी। तो फिर इनके लिए अब कौन सा मैदान चुना जाए? हर तो मैदान छोटा ही हो रहा है। देखो, प्रशासन तो बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ये ग्राउंड दिया है, इससे पहले और भी कहीं की परमिशन ले रहा तो नहीं मिल सकी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी के ऊपर दबाव है कि कहीं ये उठ ना जाएं कहीं वो, तो इस चक्कर में प्रशासन भी सोच समझ के कहीं ऐसा जगह चुनते हैं जहां लोग ज़्यादा भीड़ हो ना सके। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के चाहने वाले, भाई के चाहने वाले आएंगे, चाहे जितनी भी कोशिश कर लेंगे। बस बुला दिए हैं भाई, चाहे जैसी भी स्थिति हो, आना है तो आना है। बिल्कुल, चाहे भाई रात को सुबह कभी बुलाएं, आना है तो आना है। सोचना नहीं क्या है क्या नहीं, साधन कुछ भी हो, चाहे किराए पे आएँ, आना है। बहुत आपकी बातों से भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि फिर से एक बार इतिहास रचा जाएगा। कुछ और हमारे जो भैया पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। नाम जी, परिचय आप सर। मैं मुख्यमंडल प्रभारी कानपुर मंडल, प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप निगम, एडवोकेट। इस ऐतिहासिक रैली को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ऐतिहासिक रैली जो आज ग्राउंड है, आपको जो तैयारी लग रही है, कल 11 बजे 11:30 बजे तक खचाखच मैदान होगा। इसमें लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी और ऐतिहासिक रैली है। ये 3 मंडल की रैली है। भाई सांसद, लोकप्रिय सांसद हमारे चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए आम पब्लिक आज ही देखिए कितनी उमड़ चुकी है और आज से लोग आना चालू भी हो गए। कल यहाँ 12 बजे ऐतिहासिक भीड़ होगी और लाखों की तादाद में लोग भीड़ इकट्ठी होगी। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि मतलब पूरा मुसलमान का एकदम सपोर्ट हो चुका है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों की बात कहें तो मुस्लिम समाज के लोगों का ही ये प्रोग्राम है, वही बढ़ चढ़ के तादाद में उन्हीं की देन है कि जो प्रोग्राम हो रहा है। पूरा खर्चा तो सभी मुस्लिम समाज के भाई लोग ही उठा रहे हैं, हम लोग तो मदद कर रहे कार्यकर्ता, पूरा खर्चा तो सब मुस्लिम समाज ही उठा रहे हैं। अपने तरफ से उनका पूरा सपोर्ट इतना रहा? हाँ, इतना सपोर्ट है कि वो पूरा खर्चा भी उठा रहे और पूरी व्यवस्था भी देख रहे। हमारे गुलाम वारिस जी हैं, चांद बाबू हैं और उनके साथ जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपने वो प्रोग्राम बना के सारी व्यवस्था उन्हीं की है। हम लोग तो देख रेख की व्यवस्था कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे, उनकी पूरी व्यवस्था है। और सभी मुस्लिम भाइयों को बुलाने के आसपास जितने भी इलाके प्रचार वाहन भी वही उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं।
आपको लगता है कि अब इस बार जो है नगीना का जो समीकरण था वो हर जगह पर बैठने वाला है? उत्तर प्रदेश में हर जगह पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी भारी पड़ जाएंगे अन्य? आज जो हालात बने हैं 85% जो 6,767 जातियों को प्रोकर जो एक बनाई है, जो माला बना रहे हैं, जो भाई चंद्रशेखर भाई बना रहे हैं, अगर उस माला में हमारे कुछ साथी भटके वो भी अगर एक साथ हो गए तो वो दिन दूर नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले दम पे भी बना सकते हैं और बना के भी रहेंगे। आज हालात हो रहे हैं, आज हमारे पास मुस्लिम भाई, SC भाई, अदर बैकवर्ड भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग मिलके पूर्ण सरकार भी बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा आपको हम वादा कर रहे हैं। और कुल मिलाकर जिस तरह से जातिवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और विशेष तौर से देखा जाए तो इस सरकार में धर्म को लेकर और जाति को लेकर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, एक धर्म को विशेष स्थान देना, बाकी अन्य धर्मों को, जैसे कि 9 वर्ष पर आपने देखा कि ईसाइयों के साथ किस तरह से उत्पीड़न किया गया, फिर जिस तरह से तलवारें बांटी जा रही हैं, खास तौर से आपने देखा कि ये गाजियाबाद में सवर्णों के घर में जाकर तलवारें बांटी गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग? ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि दबे कुचले समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बैकवर्ड के लोग, ये इनके हाथों तलवार जो दिखा रहे हैं, एक दहशत पैदा करना चाहते हैं। ये कलम की ताकत है, कलम की ताकत से आज, संविधान की ताकत से आज हम लोग जो शासक बनना चाहते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये अपने पद से भटके और हमारी सरकार रहे। ये उजूल फजूल के जो दिखा रहे हैं कि हर हाथ में अगर तलवार होगी तो तलवार से क्या आप शासक बन सकते? शासक नहीं बन सकते। आप पे मुकदमा लगेंगे, आप जेल के अंदर जाने का काम करेंगे और अपनी लाइफ को, अपने परिवार को बर्बाद करने का काम है। अगर हम यही चाहते तो 27,643 जो स्कूल मर्ज किए गए, उसके बजाय 27,308 शराब की दुकानें खोली भी गई। हाँ, उसकी जगह पे वही बात हम कहना चाहते, वो मर्ज करने की बात कर रही। तो ये सरकार ऐसी है कि मर्ज जो शिक्षा को तो रोकना चाहती और नशे में ढकेलना चाहती और तलवार भी देना चाहती कि हम बदमाश और डाकू बनाने की और नशे में रहने की आदत डालनी चाहती कि इससे हम फिर दोबारा गुलाम बना सकें। ये सरकार बाबा ढोंगियों की है। जो तलवार बंटवाने वाला था पिंकी चौधरी, वो तो बोल रहा है कि हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तलवार बांट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दे रही है, हिंदू धर्म की खुद संरक्षण बनी हुई है और उन्हीं के शासनकाल में अब हिंदू खतरे में है कि तलवारें बांटनी पड़ रही है? अब यही बात तो हम लोग भी कहते हैं कि तुम कहते हिंदू धर्म, तो हिंदूवाद में जातवाद इतनी क्यों पैदा की? अगर तुमने जातवाद की तो फिर हिंदूवाद में तुम्हारे हिंदू लोग हैं, तो हिंदू में तुम ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लगे, हम अम्बेडकरवादी व्यवस्था में। नाम के तुम हमें हिंदू करते हो, बाकी तो सब छेक देते। तो मैं तुम्हारे ऐसे हिंदू धर्म को ही नहीं मानता हूँ, तुम अपने धर्म को मानते रहो। नहीं, पिंकी चौधरी तो पिछले साल जो गाजियाबाद के जो मुसलमान बेचारे जो झुग्गियों में रहा करते थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया था और ये कहकर के ये बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है। तो क्या कहना चाहते? वो हमारे यहाँ के जो हिंदुस्तान के, इंडिया के जो मुस्लिम भाई हैं, उनको वो रोहिंग्या के मुसलमान बता के केवल मजहब उनका ये है कि हिंदू मुस्लिम का दंगा छिड़ जाए, जिससे आने वाले समय में लोग जो आज हमसे पीड़ित हैं, बीजेपी से जो भाजपा सरकार से पीड़ित हैं, वो पीड़ित लोग वे कष्ट भूल जाएं और हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसे रहें और हम अपनी सरकार बना लें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई आज भारी तादाद में, उनके सामने भी एक मसीहा के रूप में हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए हैं, जो उनकी हर लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए आज आपको आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी मुस्लिम भाई पे, SC पे, बैकवर्ड पे, किसी पे कोई अत्याचार होगा तो उसके लिए हमारे भाई चंद्रशेखर भाई खड़े हुए हैं और उनकी मदद के लिए सड़क से लेके सांसद तक बात उठाने का काम करते हैं और पीड़ित से मिलने के लिए रोड पे दौड़ते हुए हैं। ऐसा कोई एकमात्र नेता है, वो हमारे भाई चंद्रशेखर भाई एडवोकेट जी है। इनके अलावा कोई ऐसा नेता नहीं और भाजपा तो पाखंडवाद में उलझाना चाहती है। अब तो गोदी मीडिया भी मानने लगी है कि SC ST और OBC के नेता वास्तव में चंद्रशेखर आजाद।
हाँ तो मानने लगी है। तो आज वो नेता भी, जो नेता है, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, यहाँ तक उनके दिमाग में भी ये है कि अगर कोई सरकार बनाने की ताकत रखते हैं तो आने वाले 2027 में अगर कोई ताकत है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। जल्दी से जल्दी मौका ले ले। पार्टी में लोग जुड़ने का काम भी कर रहे हैं। मेरे पास कई विधायक का, कई लोगों के भी फोन आते हैं कि हम शामिल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है 2027 आज़ाद समाज पार्टी का ही है, इसी में भविष्य, वरना आज मौका निकल गया तो दोबारा हो सकता मौका ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करते हुए। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयप्रकाश आज़ाद, मंडल प्रभारी कानपुर भाईचारा कमेटी। क्या कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक रैली को लेकर, जिस तरह से अभी से भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है और कुल मिलाकर जब से यूजीसी नियम को लेकर जिस तरह से समर्थन में अकेले भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं और ओबीसी SC ST समाज और यहाँ पर जो मुसलमान का पूरा समर्थन अब जा रहा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति, कहीं ना कहीं 2027 का एक पूर्ण संकेत तो नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ईसीजी ये एक समझी हुई हम लोगों को लॉलीपॉप देने का उन्होंने कार्य किया है। एक साइड से तो वो ईसीजी लागू करना चाहते हैं और दूसरी ओर से जैसे कहावत में पुरखा कहते थे कि चोर से कह दो चोरी करो, स्याऊ से करो जगते रहो। ये बहुजन समाज के साथ सदियों से होता आया है। तो समझदार लोग सभी समझते हैं। आप देख रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग एक बार नहीं चार बार देखते हैं जो जिले के मजिस्ट्रेट हैं इस्तीफा डाल रहे हैं और पूरा उसको ढोंग बना के, अरे मैंने इस्तीफा होते हुए डाल रही, मैंने इस्तीफा डाल दिया और मुझे दर्द है। 4 मुट्ठी भर लोगों के कहने से उस पर रोक लग गई। गारंटी नहीं, एक इस्तीफा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं का सुनिए, आप समझिए इस बात को। ये सिर्फ सोशल मीडिया को गुमराह करने के लिए ये एक छलावा है और इससे हमको बचना होगा। ये सुर्खियां बटोरने के लिए ईसीजी को आगे किया गया है। ये समझना होगा कि बहुजन समाज के लोग एकदम विपक्ष में खड़े हुए हैं और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब आज़ाद समाज पार्टी के बढ़ते हुए कारवां को सत्ता पक्ष के लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि मनुवादी विचारधारा के लोग वो हर मायने में, हर अधिकार से उनका ये रहता है कि हम सत्ते में कैसे रहें। तो वो सत्ते से इतना प्यार करते हैं, वो किसी और को अधिकार देना नहीं चाहते। तो बहुजन समाज के लोगों को हमारे सभी समझदार भी हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह करने का ये कार्य किया है। और आपने कहा कि यहाँ महारैली, ये महारैली ऐसी होगी, आप कल देखेंगे इतने टाइम के यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा, सड़क भी छोटी पड़ जाएगी। ये सड़क नहीं, हम आपको बताएं पूरी छिबरा मऊ, पूरा कन्नौज जिला नीला होगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये रोड पर वाहन नहीं निकल पाएंगे कल। ये हम आपको यहीं मिलेंगे, आप भी सामने होंगे। इस रोड से वाहन नहीं निकल पाएंगे। इतनी तादाद से मुस्लिम समाज के लोग, SC समाज के लोग और OBC समाज के लोग, सब समाज का सहयोग मिल रहा है आज़ाद समाज पार्टी को। और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल यहाँ ऐसे लोग सदस्यता लेंगे जिन्होंने एक नहीं 2 संगठन बनाए। समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी लोग निकल कर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुट रहे हैं। ये एक बदलाव का संकेत तो साफ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर उनको कोई ऑप्शन दिख रहा है बचने का, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के जो सीनियर नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान बराबर देते, क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं कि वो एक समान हर व्यक्ति को समझते हैं, एक नज़रिए से देखते हैं। यहाँ भेदभाव और अन्य पार्टियों में भेदभाव है, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को सभी लोग लाइक। और आप देखना कि 2027 के चुनाव में बिना आज़ाद समाज
पार्टी के सहयोग से इस उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार नहीं बना सकता है। ये चैलेंज है हमारा। हाँ, मैं कानपुर मंडल का प्रभारी होने के नाते मुझे ये चौथा प्रोग्राम यहाँ हमने करवाया है। उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के अलावा समर्थन के अलावा 2027 में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, ये आप लिख लेना। ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है और जैसे योगी आदित्यनाथ को भी लग रहा है कि आपकी बातों का असर पड़ा है कि उनको भी अब लगने लगा है कि सत्ता डगमगाने वाली है हमारा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को ये डर है, सीट कुर्सी जाने का डर है। इसीलिए वो 1 महीना जो परमिशन, समझ लीजिए आप, 1 महीने पहले हमारे जिलाध्यक्ष कन्नौज प्रभात गौतम जी ने परमिशन का आवेदन जब डाल दिया, तो आज कल डाल मटोल, ये सत्ता का दबाव है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्राउंड चेंज करना, लोगों को इधर से उधर करना, परमिशन ना देना, ये डर ही तो है। आपने देखा होगा कि आगरा में जगह चेंज 2 दिन पहले होती है, जिससे कि व्यवस्था ना हो पाए, लोग इकट्ठे ना हो पाए, गुमराह कर दिया जाए। ऐसा ही यहाँ हुआ। मैं 27 तारीख को आया था, उससे पहले ये रैली कसावा में होने वाली थी। तो मैंने सदर SDM से बात की, तो बोले कि आप यहाँ हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये बताइए, प्रशासन कमज़ोर है, प्रशासन मजबूत है? चंद्रशेखर भाई को रोकने के लिए तो हजारों की प्रशासन आ जाती है। हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। जब चंद्रशेखर आज़ाद साहब को सड़कों पर 10 जिलों की पुलिस प्रशासन आके रोक सकता है, तो एक रैली को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? संविधान का अधिकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, जनसभा करने का अधिकार है। तो उनको डर है इस बात का कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव में अगर ये मुख्यमंत्री अगर बन के आ गया तो हम क्या करेंगे। मगर उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपने कुछ भी किया हो, मगर हमारे रहवर माननीय बाबा साहब और काशीराम साहब ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। अगर परम पूज्य बाबा साहब ने, अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, आप वहाँ कहीं एक शब्द ऐसा दिखा दीजिए किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी आर्टिकल में, कि बराबर सम्मान न दिया हो। संविधान तो बराबर का ही अधिकार देता है, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती है कि बराबर का लोगों का अधिकार। उन्होंने इस भारत देश पर 5000 साल राज किया है, उससे भी अधिक। तो उनका ये कहना है कि हम सत्ते में रहें, और बहुजन समाज के लोगों को जातियों में बांटकर शोषण करते आए हैं। अब बहुजन समाज शोषण नहीं सहेगा, और हम लोग अब समझ चुके हैं कि सत्ता पक्ष के लोग हमसे क्या चाहते हैं। इसीलिए हम लोग एकजुट होकर आज़ाद समाज पार्टी को चुन रहे हैं, और बड़े भाई आज़ाद साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक सांसद पूरे संसद में जब दौड़ता है तो जितने भी सांसद हैं वो सारे खौफ खाते हैं। अगर हमारी संख्या वहीं 50 और 100 में पहुंच जाएगी तो क्या आपकी बात और हमारी बात रखी नहीं जाएगी? जरूर रखी जाएगी। आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं, और उम्मीद है यही कि 2027 में सत्ता परिवर्तन हो और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सर पर ताज हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, बहुत अच्छी जानकारी। और यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग मौजूद हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नाम जी आपसे परिचय लेना चाहिए। नसीम अहमद, पूर्व विधायक, प्रदेश पूर्व विधायक हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपसे बात करते हुए, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा अनुभव है राजनीति का। आपको क्या लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो एक के बाद एक रैलियां हो रही हैं, और जिस तरह से 20 लाख तक अब जनसैलाब उमड़ने लगा है, क्या एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है? ये अगर रैली बड़ी हो रही है तो शुभ संकेत तो है ही है कि लोग जाग रहे हैं। 85 बनाम 15 होने वाला है। अब 85 बनाम 15 हो जाएगा तो 85 का राज हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, लंबी भाषण की कोई ज़रूरत नहीं है। 85 एक हो जाओ, मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकरवादी एक हो जाओ, बात खत्म। बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो फिर चंद्रशेखर को लाना है।
सीधा नारा है। अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो चंद्रशेखर को लाना है। तो यहाँ से तो मतलब साफ है कि इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को यदि कोई आगे बढ़ा रहा है तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी। ये आप गलत कह रहे हैं, आपका सवाल ही गलत है। बाबा साहब का मिशन बाबा साहब ने खुद बढ़ाया और उसके बाद जब छोड़ के वो चले गए दुनिया से तो उसको मान्यवर कांसी राम ने भी बढ़ाया और कांसी राम के मिशन को आज चंद्रशेखर आजाद बढ़ा रहे हैं। जब कांसी राम की वारिस भटक गई दूसरा रास्ता पकड़ लिया उन्होंने, तो उस मिशन को आज चंद्रशेखर आजाद जी बढ़ा रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जैसा कि आपने बताया उनकी विचारधारा को मान्यवर कांसीराम साहब लेकर गए, लेकिन अचानक में बहुजन समाज पार्टी द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर देना का क्या मतलब है? मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने वहाँ कब्जा कर लिया, और क्या मतलब है? सीधा मतलब है, उसमें टेढ़ा कहाँ से मतलब है? सतीश मिश्रा हावी है, सतीश मिश्रा जो है बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी बनाता है, बात खत्म हो गई। और कहाँ से हो गया? नीतियाँ बहक गई, काम खत्म हो गया। मार्क्स और लेनिन को भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जब जब गरीब संगठित होता है तो अमीरों के एजेंट आते हैं, तो जब जब अम्बेडकरवादी जुटेंगे तो मनुवादियों के एजेंट आएंगे। और वो एजेंट कौन होगा? हमारे ही समाज का होगा, जिसके साथ आज इजराइल का मोसाद दुनिया में क्यों मशहूर है? वो पैसे पर लोगों को खरीदता है। तो जब तक बिकने वाले समाज रहेगा तब तक ये काम होता रहेगा। इसलिए टिकने वाला समाज मान्यवर कांसीराम ने बनाया और वही समाज आज चंद्रशेखर आजाद बना रहे हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। और जैसा कि बाबा साहब ने आगरा में ये बात कही थी कि मुझे एक नौजवान की तलाश है जो हमारे मिशन को आगे बढ़ा सके, मैं उस नौजवान को देखना चाहता हूँ। आपकी बातों से क्या इस बात को भी आप स्वीकार रहे हैं कि वो नौजवान भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं? नहीं, सवाल हम ये नहीं, इसको गारंटेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आज की डेट में तो हैं चंद्रशेखर आजाद। कल क्या करेंगे कल बताएगा, लेकिन आज की डेट में तो वो आवाज़ है चंद्रशेखर आजाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक अगर कोई आवाज़ है तो वो अम्बेडकर की आवाज़ चंद्रशेखर आजाद है। तो दोस्तों, अगर कोई सफल व्यक्ति अगर इस बात को कहता है, क्योंकि खुद ये विधायक रह चुके हैं और आज विधायक जी भी इस चीज़ को कबूल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ही एकमात्र ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो वैसे हमारे जितने भी ये पदाधिकारी महोदय लोग हैं, इन लोगों की बात से आप लोग कितने सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल की रैली कैसी होगी ये भी आप लोग बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।